फिज़िक्स सीखने की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस वीडियो में मैं टर्मिनल स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी भी स्काई डाइवर की। स्काई डाइवर वो लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके फ्री फॉल मोशन में छलांग लगाते हैं और फिर ऑफ कोर्स वो पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पे उतर जाते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी ऐसे स्काई डाइवर की टर्मिनल स्पीड क्या होती है और उससे भी बढ़ के उसकी इन जनरल जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कैसे टाइम के साथ वेरी करती है, हम ये देखना चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करें और उसकी रीज़न ऑब्वियस है और मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ जब न्यूटन्स लॉज हमने पढ़े थे कि कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अदर डायनामिकल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ स्काई डाइवर की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो फिर मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए या उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए कि किसी सर्टेन टाइम में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, यानी नीचे गिरता है। और एक दफ़ा मेरे पास अगर उसकी वेलोसिटी आ जाती है तो मैं उसके मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इस तरह बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी वो सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी फ़िज़िकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कैसे इवॉल्व करेगा टाइम के साथ, वो सारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग दैट वी ऑलवेज डू व्हेन वी वांट टू स्टडी अ सर्टेन प्रॉब्लम। और वो बेसिक थिंग यहाँ पे ये है कि हम अपने सिस्टम की एक डायग्राम ड्रा करें। और डायग्राम ऑफ कोर्स हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि सबसे पहले हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस आपको पता है वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम कैसे चूज़ करते हैं। और इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टुवर्ड्स राइट चूज़ करने लगा हूँ और पॉजिटिव वाई एक्सिस को मैं डाउनवर्ड चूज़ करूँगा और उसकी रीज़न आपको अभी पता चल जाएगी। सो पॉजिटिव वाई इज़ डाउनवर्ड एंड नेगेटिव वाई इज़ अपवर्ड। और अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी वो किस तरह नीचे गिर रहा है। तो फ़र्ज़ करें कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्काई डाइवर है, बट लेट्स थिंक ऑफ दैट स्काई डाइवर एज अ मूवमेंट फॉर दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो हम हमेशा से करते हैं जब हम न्यूटन लॉज को इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोई पॉइंट पार्टिकल है और चूँकि स्काई डाइवर जो है वो एज अ होल एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको एज पार्टिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब इस पार्टिकल के ऊपर हम फोर्सेस शो करवा सकते हैं और हमें पता है कि इस स्काई डाइवर के ऊपर एक फोर्स जो है वो उसका वेट है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। सो mg इज़ डाउनवर्ड और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग एक्ट करती है। जो ड्रैग फोर्सेस हमें पता है कि मौजूद हैं, तो इस केस में वो ड्रैग फोर्स है और मैं उसको fd से रिप्रेजेंट करता हूँ। और फर्दर मैं ऑफ कोर्स ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मोशन है वो प्योरली वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। सो देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, विच मीन्स कि जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करूँगा तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैं सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको लिखना है। और न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमारे पास वो है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का जो सम है वो m टाइम्स a के इक्वल होना चाहिए। और a जो है ये एक्सेलरेशन है जो उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है और m जो है ये उस ऑब्जेक्ट की मैस है। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास फोर्सेस का सम है। फोर्सेस के सम में अगर हम मज़ीद देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की हैं। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट है और जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रही है वो ड्रैग फोर्स है जो ऑफ कोर्स उस ऑब्जेक्ट की या स्काई डाइवर की मोशन को अपोज कर रही है। अब यहाँ पे ये जो fd है जिसको मैंने ड्रैग फोर्स कहा है ये एक्चुअली डिपेंड करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है जिसकी मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है। इस सिनेरियो में जो स्काई डाइवर के केस में हमारे पास ड्रैग फोर्स होती है उसका हमारे पास जो फार्मूला आता है वो इस तरह आता है कि ये प्रोपोर्शनल होती है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के स्क्वायर के, यानी जैसे जैसे इस स्काई डाइवर की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होती है।
और जनरली हम चूँकि ये ऑब्जेक्ट की मोशन की मुखालिफ सिमत में एक्ट करती है तो हम इसको नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखते होते हैं, जो सिंपली ये बताती है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है। यानी इस सिनेरियो में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो जो ड्रैग फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। और सो जो फार्मूला है वो इस डायग्राम के साथ कंसिस्टेंट है जो हमने ड्रॉ की है। तो हम अब चूँकि मैंने कहा कि मोशन जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये जो इक्वेशन है न्यूटन लॉ की, इसको हम प्योरली वाई एक्सिस के लिए लिख सकते हैं। और अगर हम इसको वाई एक्सिस के लिए लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए वाई। और अब अगर आप देखें तो मैंने जो वेक्टोरियल साइंस हैं इक्वेशन यानी एक्सेलरेशन के ऊपर और एफ के ऊपर से वो हटा दिए हैं। और अब हमने देखना है तो टोटल वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास एम जी जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो एक्ट कर रही है, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उस डायरेक्शन में हमारे पास ये ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है जिसको मैंने बी वी स्क्वायर कहा है। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड होती है कि जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी की किस पावर का फंक्शन है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने स्टोक्स लॉ पढ़ा होगा अपने कॉलेज की फ़िज़िक्स में, जिसमें वो दी जाती है कि जो एयर ड्रॉप के ऊपर बारिश का जो एक कतरा है, एयर ड्रॉप ने जो रेन ड्रॉप है बारिश का एक कतरा अगर वो गिर रहा हो तो उसके ऊपर कितनी रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है, वो 6 पाई ईटा आर समथिंग कोई फैक्टर था। इसी तरह ये बी जो है ये भी ऑफ कोर्स कुछ फर्दर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो ऑब्जेक्ट का एरिया होता है उसकी डेंसिटी होती है और ड्रैग कोफिशिएंट होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट ये हम इस प्रॉब्लम के एंड के ऊपर चल के देखेंगे जब हम उसकी एक्चुअली टर्मिनल स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। बट टिल दिस पॉइंट लेट्स कीप इट बी वी स्क्वायर, और हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन को अब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी की फॉर्म में, जो कि हमारे पास होती है टाइम रेट। एक्सेलरेशन जो है वो होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास ये बन जाएगा डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ से आप इमीडिएटली टर्मिनल स्पीड की इक्वेशन जो है वो, ये टर्मिनल स्पीड का जो फार्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं। और वो कंडीशन हमारे पास ये है कि टर्मिनल स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त टर्मिनल स्पीड से मूव करता है जब उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो हो जाता है, विच मीन्स कि उनका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाता है। और हमें पता है कि ये राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद है, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी एम जी माइनस बी वी स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। और यहाँ से इमीडिएटली आपके पास जो, और इस सिनेरियो में ये जो टर्मिनल स्पीड है इसको आप जो v है इसको आप टर्मिनल स्पीड कहते हैं, और यानी ये vt बन जाती है। तो इस सिनेरियो में फ़ौरन से आपके पास जो टर्मिनल स्पीड का फार्मूला आ जाता है फॉर स्काई डाइवर वो इक्वल आ जाता है mg डिवाइड बाई b, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो हमने टर्मिनल स्पीड का फार्मूला ड्राइव कर लिया है, लेकिन हमारा गोल ये नहीं था। हमारा गोल ये था कि हम इन जनरल वेलोसिटी का कोई फार्मूला ड्राइव करें जो हमें वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंस दे कि टाइम के साथ इस स्काई डाइवर की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। हमने टर्मिनल स्पीड का फार्मूला ड्राइव कर दिया, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एम जी डिवाइड बाई बी। इसको हम एंड के ऊपर जाके कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली, यानी एम जो है ये उस स्काई डाइवर की मैस है, तो हम उसकी मैस ऑफ कोर्स को सपोज कर लेंगे कि एक नॉर्मल जो बंदा होता है उसकी कितनी मैस होती है, और b की हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इवेंचुअली। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला अखज़ करते हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला अखज़ करना है तो ऑफ कोर्स इट मीन्स कि हमें वेलोसिटी को सेपरेट करना है, क्योंकि हम वेलोसिटी के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी के लिए इस इक्वेशन को हम यूँ सॉल्व कर सकते हैं, लेट मी मूव इट अप। और वेलोसिटी के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा मैथ से। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी जी माइनस बी डिवाइड बाई एम इंटू वी स्क्वेयर्ड इक्वल्स एम कैंसल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे मेरे पास रह जाएगा डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी। और अब मैं, चूँकि मुझे पता है कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैं अब जो वी वाई है ना इसको वी वाई बार बार लिखने की बजाय सिर्फ वी लिखूँगा, और मुझे पता होगा कि ये जो वेलोसिटी है ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। सो लेट्स डिफाइन इट दिस वे। और इसके बाद अब हमारे पास सिचुएशन जो है वो सिंपल है, ऑब्वियस ही है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर वेलोसिटी। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर भी है इस वाली टर्म में भी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी है।
तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो ये करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम अगर पूरी टर्म को dt से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ये लेफ्ट साइड वाली जो टर्म है उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ इस तरह की बनेगी। लेट मी फाइनली एक्चुअली राइट द फाइनल रिजल्ट, तो इट वुड बी लाइक dt इक्वल्स dv, और अब मैं y नहीं लिख रहा इसके सबस्क्रिप्ट में क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये बन जाएगा हमारे पास g माइनस b डिवाइड बाई m टाइम्स v स्क्वायर। सही है। और अब अगर आप इस डिनोमिनेटर को देखें, ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास, तो इसमें से अगर मैं g को कॉमन ले लूँ तो मैं इसको थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, और वो इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि लेट मी एक्चुअली डू इट, लेट मी टेक द g कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा dv डिवाइडेड बाई g कॉमन ले लें आप तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस b डिवाइड बाई एम जी इंटू वी स्क्वायर्ड, ये फॉर्म बन जाएगी। और अब एक नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी फॉर्म को यूँ भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास न्यूमरेटर में है dv और डिनोमिनेटर में है हमारे पास g इंटू 1 माइनस, और इस दूसरी इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एम जी बाई b इंटू वी स्क्वायर्ड। ठीक है, बिल्कुल हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि b जो है वो मैं थर्ड डिनोमिनेटर में लेके आया हूँ। और अब ये जो एम जी डिवाइड बाई बी है, अगर हम देखें तो एम जी डिवाइड बाई बी जो है हमारे पास वो टर्मिनल स्पीड का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है मैं ये वाला जो फैक्टर है ना इसको टर्मिनल स्पीड के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, और टर्मिनल स्पीड चूँकि कांस्टेंट है तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर होगा जो अब v के साथ हमारे पास आ रहा होगा। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास ये वाली फॉर्म ले लेगी कि लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास dt ही रहेगा, तो ये लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास dt, और राइट साइड पे है हमारे पास न्यूमरेटर में dv, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है g इंटू 1 माइनस, और अब ये बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई v t स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगी। और अब इस जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह के, न्यूमरेटर में हमारे पास dv ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास बाहर g है, और उसके अंदर जो है अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा v t स्क्वायर्ड माइनस v स्क्वायर्ड होल डिवाइड बाई v t स्क्वायर्ड। और इसको आप एक स्टेप में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा, ये जो v t हमारे पास थर्ड डिवीजन में है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा v t स्क्वायर डिवाइड बाई g, और अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाएगा dv डिवाइड बाई v t स्क्वायर्ड माइनस v स्क्वायर्ड। और अब ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास था dt। सही है। तो अब अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है क्योंकि g की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, और v t स्क्वायर जो है वो टर्मिनल स्पीड है और उसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस फैक्टर को कांस्टेंट मान सकते हैं, और अगर ये कांस्टेंट है तो हम ज़्यादा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो अगर मैं इसको लेफ़्ट पे ले आता हूँ तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी फाइनल फॉर्म में g डिवाइड बाई वी टी स्क्वायर्ड टाइम्स डी टी इक्वल्स डी वी डिवाइडेड बाई वी टी स्क्वायर्ड माइनस वी स्क्वायर्ड। और अभी इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है वेलोसिटी के लिए, और आप देख सकते हैं कि मैंने वेलोसिटी जो है वो सारी की सारी जो वेलोसिटी वाली टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पे चली गई हैं, और जो दूसरी टर्म है टाइम वाली वो सारी की सारी लेफ्ट पे आ गई हैं, यानी मैंने इक्वेशन को सेपरेट कर लिया है। और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि ये जो वी टी स्क्वायर्ड है ना ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी सिर्फ ये वाली है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स का लेते हैं इंटीग्रल, बिकॉज वी वांट टू सॉल्व इट फॉर वेलोसिटी एंड वी हैव अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो ऑफ कोर्स हम उसका इंटीग्रल लेंगे। और इंटीग्रल के लिए हम यूजुअल जो लिमिट्स हैं वही डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त टाइम ज़ीरो था और उस वक्त वेलोसिटी जो थी वो भी ज़ीरो थी, और फिर जब टाइम इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे तो कुछ देर के बाद टाइम t के बाद जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होके v पे पहुंच जाती है। और चूँकि अब मैं इंटीग्रेट 0 से v तक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रेंड है लेट मी चेंज इट्स नेम, तो मैं इसको v प्राइम कर देता हूं। इसके पीछे सिंपल सी रीज़न यही होती है कि आप जिस फैक्टर के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं उनके नाम मुख्तलिफ रखें ताकि आपको पता चले कि इंटीग्रेट किसको किया जा रहा है और उसकी लिमिट्स क्या। तो हमने यहाँ पर अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है वेलोसिटी के लिए।
तो चूंकि हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो हमने इस तरह की इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है कि हम इस तरह के फंक्शंस जब हमारे पास आते हैं तो उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन ही करने लगा हूँ, और जो सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ v इक्वल्स वी टी tan हाइपरबोलिक फंक्शन, लेट्स से मैं tan हाइपरबोलिक u सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो ये बन जाएगा वी टी tan हाइपरबोलिक ऑफ u। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, यानी मुझे dv चाहिए। और आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाता चलूँ कि मैंने इसका नाम चेंज करके v प्राइम कर दिया था वेलोसिटी का। तो लेट मी एक्चुअली सब्सटीट्यूट v प्राइम इक्वल्स वी टी tan हाइपरबोलिक ऑफ u। तो dv प्राइम जो है वो हमारे पास बन जाएगा, राइट साइड पे vt जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव आएगा सिर्फ tan हाइपरबोलिक का, और tan हाइपरबोलिक का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u du। तो ये अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी लिमिट्स भी चाहिए। तो लिमिट्स में जब हमारे पास v प्राइम जो था वो 0 था, तो अब इस केस में अगर हम v प्राइम को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो u है वो भी 0 के इक्वल आएगा, यानी अगर v प्राइम हमारे पास 0 है तो ये बनेगा 0 इक्वल्स वी टी tan हाइपरबोलिक ऑफ u, और यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आएगी tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ v, और tan v 0 है तो ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 होता है। तो लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हमने अपर लिमिट चेक करनी है, तो अपर लिमिट हमारे पास v प्राइम किसके इक्वल था, v के इक्वल था। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा v इक्वल्स वी टी tan हाइपरबोलिक ऑफ u। तो यहाँ से हमारे पास u जो है वो इक्वल आ जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ v डिवाइड बाई वी टी। तो ये हमारे पास लिमिट्स आ गई इंटीग्रेशन की। और अब हम ये सारी चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये इंटीग्रल जो हमारे पास है जो नज़र आ रहा है, तो जो हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म बनेगी, लेट मी गो बैक टू द ब्लैक कलर अगेन। तो जो इंटीग्रल की फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी g डिवाइडेड बाई वी टी स्क्वेयर्ड। लेफ्ट साइड पे टाइम का इंटीग्रल है, तो इसका मैं अगर इंटीग्रल करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये सिर्फ t बनेगा। और राइट हैंड साइड पे अब मेरे पास ये बन जाएगा इंटीग्रल, और अब इंटीग्रल u के ऊपर है और u की लिमिट्स 0 से हैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ v डिवाइड बाई वी टी। ये मेरे पास अपर लिमिट है इंटीग्रल की। और इंटीग्रल बजाते खुद मैंने इसके न्यूमिरेटर में डी वी प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, और डी वी प्राइम की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की थी, और ये इक्वल थी वी टी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u डी यू। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये बनेगा वी टी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u डी यू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था वी टी स्क्वेयर्ड माइनस वी प्राइम स्क्वेयर, और वी प्राइम हमने वी टी tan हाइपरबोलिक u के बराबर पुट किया था, तो ये बन जाएगा वी टी स्क्वेयर्ड tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर्ड u। तो ये हमारे पास इंटीग्रल की फॉर्म बनी है। लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है जी टी डिवाइडेड बाई वी टी स्क्वेयर्ड, और राइट साइड हमारे पास है इंटीग्रल 0 अप टू जो लिमिट है हमारे पास वो है tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ v डिवाइड बाई वी टी। ये अपर लिमिट है हमारे पास इंटीग्रल की, और इंटीग्रैंड में हमारे पास हैं अब वी टी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u डी यू डिवाइडेड बाई वी टी। आप डिनोमिनेटर से कॉमन लें वी टी स्क्वेयर, तो वी टी स्क्वेयर जो है ये बाहर आएगा तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक u। तो ये हमारे पास इसके अंदर रह जाएगा, और 1 माइनस ये tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर u बनता है, तो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वेयर u जो है ये इक्वल होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर u, जो हमारे पास न्यूमिरेटर में भी है। तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड है हमारे पास जी टी डिवाइडेड बाई वी टी स्क्वेयर्ड इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू अपर लिमिट tan हाइपरबोलिक ऑफ v डिवाइड बाई वी टी, और न्यूमिरेटर में हमारे पास है वी टी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वेयर u डी यू,
और डिनोमिनेटर में हमारे पास है VT² इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u। सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर है ये कैंसल आउट हो रहा है, एक VT भी इससे कैंसल आउट हो रहा है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है इसकी फॉर्म आ रही है। लेफ़्ट साइड तो वही रहेगी, राइट साइड अब हमारे पास है 0 अप टू tan हाइपरबोलिक ऑफ v/vt, ये अपर लिमिट है, और हमारे पास है अब du/vt, ये हमारे पास बचा। और vt जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 1/vt एंड इंटीग्रल ऑफ du सिर्फ, और लिमिट्स हैं 0 टू tan हाइपरबोलिक ऑफ v/vt। और du का इंटीग्रल u होता है और उसकी लोअर लिमिट 0 है तो सिर्फ अपर लिमिट रह जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा 1/vt इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ v/vt। tan हाइपरबोलिक इनवर्स था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इनवर्स को मिस करता आया हूँ तो लेट्स पुट बैक द इनवर्स। तो ये था tan हाइपरबोलिक इनवर्स, लेट मी एक्चुअली चेक, जी ये इनवर्स ही है, तो ये इनवर्स यहाँ पे भी हमारे पास इनवर्स है, यहाँ पे भी इनवर्स है, तो यहाँ पे भी इनवर्स है, तो ये हमारे पास आ गया। और लेफ़्ट साइड थी हमारे पास GT/VT²। और आप देख लें कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के डिनोमिनेटर में VT मौजूद है, तो एक VT जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक नेक्स्ट स्टेप में हम इसी इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, GT/VT इक्वल्स tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ v/vt। और हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी v के लिए, क्योंकि वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है कि वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है इस स्काई डाइवर की। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले दोनों साइड्स का tan हाइपरबोलिक फंक्शन हम लेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा tan हाइपरबोलिक ऑफ, लेफ़्ट साइड हमारे पास बन जाएगी GT/VT, और राइट साइड पे हमारे पास सिंपली रह जाएगा v/vt। और यहाँ से आप फाइनल फॉर्म में वो वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड थी उसका फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, v = vt tan हाइपरबोलिक ऑफ GT/vt। और ये वो वेलोसिटी का फार्मूला है जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे कि स्काई डाइवर जो है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थी जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे, और ये आ गई है, हम देख सकते हैं। तो इसको अब हम लिखते हैं, और ये वर्टिकल वेलोसिटी थी जो हमें ये बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये वेलोसिटी का फार्मूला आता है, और हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। सही है। तो टाइम की डिपेंडेंस जो है वो हमारे पास आ रही है, इधर देखें tan हाइपरबोलिक के अंदर, यानी अगर मैं t को 0 पुट करूं, टाइम t = 0, और फिर टाइम को कोई भी टाइम की नॉन ज़ीरो वैल्यू पुट करूं, तो इसका मतलब है कि मैं ये देख सकता हूं कि इस स्काई डाइवर की वेलोसिटी जो है वो कैसे वेरी करती है, और यही मुझे चाहिए थी। अब हमारे पास कुछ टास्क और रह गया है कि हमने टर्मिनल स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, और इस तरह ये जो फंक्शन हमारे पास आया है एज इन जनरल वेलोसिटी का, इसको हमने प्लॉट करके देखना है कि क्या वाकई स्काई डाइवर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच करता है या नहीं करता। तो अब वापस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर आते हैं और पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम इस फंक्शन को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फार्मूला अखज़ किया था, vt इक्वल्स ये था mg/b, और ये होल स्क्वायर था। ये जो एक्चुअली b है ना, जिसको मैंने कहा था ये कांस्टेंट है, ये इक्वल होता है 1/2 c रो a के। इसमें जो a है हमारे पास, ये आपके पास ऑब्जेक्ट का एरिया होता है जो इस केस में स्काई डाइवर है। ये जो रो है हमारे पास, ये ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं जो फ्री फॉल मोशन में है। और c जो है ये ड्रैग कोफिशिएंट है, ये वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज कर रही होती है, और इस केस में ये एयर है। सही है। तो जो c की वैल्यू है, जो एरिया है वो किसी भी स्काई डाइवर का आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन 1 मीटर स्क्वायर आता है। जो डेंसिटी है ये 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और ये जो c है जो ड्रैग कोफिशिएंट है
इसकी वैल्यू हमारे पास 0.7 आती है। और इस तरह हम तकरीबन ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हमारे पास b आ गया तो लेट मी एक्चुअली गिव यू द वैल्यूज़ फर्स्ट। तो हमारे पास जो c है ये हमारे पास होता है तकरीबन मैंने आपको बताया कि 0.70 फॉर स्काई डाइवर। जो रो है स्काई डाइवर की डेंसिटी जो है वो होती है 1.21 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। और इसी तरह जो उसका एरिया होता है उसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। और जो मैस है एक स्काई डाइवर की, वैसे तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं मैस, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बंदे को कंसीडर कर रहे हैं, यानी आप अपनी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैस और टर्मिनल स्पीड आपकी क्या होगी अगर आप स्काई डाइविंग करें। तो लेट्स टेक अ पर्सन विद मैस ऑफ 85 किलोग्राम, जो एक नॉर्मल हाइट होती है 5, 10, 6 फीट हाइट के बंदे की। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, जो ये वाली टर्मिनल स्पीड की हमारे पास इक्वेशन है, और यहाँ से इन वैल्यूज से वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि जो टर्मिनल स्पीड है ये कोई फिक्स नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज वी हैव अ फैक्टर ऑफ मैस इन दैट। और इसलिए इसकी कोई खास रेंज हो सकती है, लेट्स से कि ये 40 से लेके 60 के दरमियान होगी, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर कंसिडरिंग। तो एनीवे इफ़ ये वैल्यूज़, अगर ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो टर्मिनल स्पीड की वैल्यू आती है वो इस केस में आती है तकरीबन 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक दफ़ा हमारे पास टर्मिनल स्पीड की वैल्यू आ गई तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो Vy ऑफ t है कि उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कैसे टाइम के साथ वेरी करता है। एक दफ़ा t कांस्टेंट आ गया तो हम Vt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो g है वो तो पहले ही फिक्स्ड है हमारे पास 9.8, तो अब एक वेरिएबल सिर्फ रह जाता है टाइम। तो इसका मतलब है हम इस फंक्शन को जो टाइम हाइपरबोलिक ऑफ दिस gt डिवाइड बाई Vt है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका प्लॉट हम ड्रा कर सकते हैं। और इसका प्लॉट अगर हम ड्रा करें तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखता है। लेट मी एक्चुअली ट्राई एंड प्लॉट इट इन सम सॉफ्टवेयर ताकि हमें बेहतर अप्रॉक्सीमेशन मिले इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग की। जी, तो अब अगर हम अपनी टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्लॉट आता है, और मैं ये प्लॉट जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में प्लॉट कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको मैंने f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है। वेलोसिटी हमारे पास टाइम का फंक्शन थी, तो यहाँ पे x जो है ऑफ कोर्स वो टाइम एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 45 मीटर्स पर सेकंड ये हमारे पास हमारी टर्मिनल स्पीड थी, और उसके बाद मैंने 10 हाइपरबोलिक लिया है टाइम का डिवाइड बाई 4.5, एंड दिस इज बिकॉज वी हैड अ फैक्टर ऑफ g डिवाइड बाई vt। और अगर आप g को vt की वैल्यू पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4.5 आता है। सो दिस इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी, और आप देख सकते हैं कि उसका हमारे पास ये वाला प्लॉट आता है। इस प्लॉट में कुछ चीजें नोट करने की हैं। सबसे पहले कि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इधर से हमारा टाइम स्टार्ट होता है और हमारा जो फंक्शन है वो मूव करना स्टार्ट करता है, यानी जो हम स्काई डाइवर देख रहे हैं जब टाइम अभी बहुत ही शॉर्ट है तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन इस पॉइंट तक जहां तक वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर लेता है, इस पॉइंट तक। और देखें अगर टाइम एक्सेस के ऊपर तो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स का मतलब है कि ये 20 मीटर की स्पीड तो पहले 2 सेकंड में अटेन कर लेता है। तो पहले 2 सेकंड में वो तकरीबन ऐसे फॉल कर रहा है जैसे उसके ऊपर कोई ड्रैग फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, इट्स जस्ट लाइक फ्री फॉल। तो जब टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है तो जो हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन होती है इट्स जस्ट लाइक फ्री फॉल। लेकिन जैसे ही 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड भी नहीं बल्कि 2 सेकंड, तो जैसे ही 2 सेकंड के बाद यानी इस पॉइंट के बाद वो दोबारा मूव करने लगता है आगे। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास प्लॉट है उसमें थोड़ा सा कर्व आता जा रहा है, विच मीन्स कि अब ड्रैग फोर्स जो है वो एक्ट करना स्टार्ट हो गई है और उसकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के जो 10 सेकंड के ऊपर है, हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल टर्मिनल स्पीड अटेन करने के करीब पहुंच चुका है। और फिर उसके कुछ टाइम बाद, यानी अगर आप 20 सेकंड देखें तो 20 सेकंड पे वो मुकम्मल तौर पे टर्मिनल स्पीड जो है वो अटेन कर चुका है। और उसके बाद उसका जो ग्राफ है वेलोसिटी का यानी टर्मिनल स्पीड का, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट है, विच मीन्स कि अब हमारे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो एक
खास स्पेसिफिक टर्मिनल स्पीड से मूव कर रहा है। एंड दिस एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स, आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो 20 सेकंड का टाइम है, ये वो टाइम है जितनी देर में ऑब्जेक्ट अपनी टर्मिनल स्पीड को पहुंच जाता है और उसके बाद उसकी टर्मिनल स्पीड कांस्टेंट है। ये 20 से वैसे भी थोड़ी कम है, 5 सेकंड 6 सेकंड कम है, बिकॉज हम देखते हैं कि जो कर्व है जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कितनी देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है, यानी कितने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेता है। सो इट्स प्रीटी फास्ट। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन के तौर पे किस तरह बिहेव करती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कर्व विच अ स्काई डाइवर फॉलोज, कि वो टर्मिनल स्पीड अटेन करता है और हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि देयर इज सम वेलोसिटी, सम कांस्टेंट वेलोसिटी विच दैट स्काई डाइवर इज इवेंचुअली गोइंग टू गेट, एंड दैट वेलोसिटी और दैट स्पीड इज टर्मिनल स्पीड विच एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर, जो हमने कैलकुलेट की है कि ये तकरीबन एक 85 किलोग्राम मैस के शख्स के लिए होगी तकरीबन 44 मीटर्स पर सेकंड या 45 मीटर्स पर सेकंड। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे इस तरह के फंक्शंस जो हैं बिहेव करते हैं। एंड होपफुली आई विल कम बैक टू यू विद सम अदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सो दैट वी कुड लर्न सम मोर फिजिक्स आउट ऑफ इट। तब तक के लिए बाय बाय।